आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, हाल ही में अमेरिका में इलेक्शंस हुए। गैर मुतवक्को तौर पर नतीजे लोगों के एक्सपेक्टेशंस से अलग आए हैं। एक रिवाज बन चुका था अरसे दराज से कि जो कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा वो 2 टर्म करेगा, मगर ट्रंप के आते आते ये रिवायत टूट गई। ये रिवायत टूटने के वजूहात क्या हैं? अमेरिका में इलेक्शंस किस तरह से होते हैं? इंडिया से अमेरिका के इलेक्शंस किस तरह से मुख्तलिफ हैं? ये सारी चीज़ों पर हम एक सरसरी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं टेक्सास से मोहम्मद अब्दुल नजीब साहब, जो कि तकरीबन 19 साल से अमेरिका में मुकीम हैं। इन्होंने अमेरिका के 5 इलेक्शंस का मुशाहिदा किया है काफ़ी क्लोजली। ये हैदराबाद से अमेरिका शिफ्ट हुए। हैदराबाद में जब थे तब भी इन्होंने इलेक्शंस में काफ़ी दिलचस्पी ली और फिर अमेरिका जाकर वहाँ पर भी जो है क्लोजली वॉच करते हैं। पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं। इंडिया में हैदराबाद में जीई कैपिटल्स में काम कर चुके हैं। अब ये टेक्सास के ऑस्टिन में रहते हैं और वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी गहरी सोच के हामिल और उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़िक्र रखने वाले एक बेहतरीन शख्सियत के हामिल हैं। नजीब साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मोहम्मद अमजद अली साहब, बहुत बहुत वालेकुम। शुक्रिया जी। इस ये मौका देने का कि कुछ आपसे गुफ्तगू मैं कर सकूं। आई मीन मेरा मेन आप जैसा बताए हैं कि इंट्रोडक्शन में बिल्कुल मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूं और यहाँ पर तकरीबन 19 साल से यहाँ पर यूएस में हूँ और मेरा मेन प्रोफेशन अकाउंटिंग से है, बट एज यू सेड मेरा आईटी से भी उसका ताल्लुक़ है। लेकिन अभी मैं जो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ मेरा वो खासकर अकाउंटिंग से ज़्यादा ताल्लुक़ है। लेकिन आप जैसा बताएं, मैं सिस्टम से भी मेरा काफ़ी आई मीन उसका ताल्लुक़ है और सब्जेक्ट जी। एज ए मेजर जी। मैं पढ़ा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूअर्स को भी मैं सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ इस मौका देने का। जी। नजीब साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि अमेरिका के और इंडिया के इलेक्शंस में बुनियादी फ़र्क क्या है? जी, ये काफ़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि लोगों को समझ में आए कि फ़र्क क्या है, राइट? बुनियादी फ़र्क क्या है? इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं ठीक। और वहाँ पर आप पार्टी बेसिस पे वोट करते हैं और फिर जो भी पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार मुंतखब होते हैं उन लोग मिलके एक दूसरे लीडर को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसा फॉर एग्जांपल अपने यहाँ अगर नेशनल इलेक्शंस की बात करें इंडिया में, वहाँ पर एनडीए का कोalition है और जितने भी एनडीए के पार्टीज के जो मेंबर्स हैं जो जीतते हैं, फिर उन लोग इलेक्शन होने के बाद लोग की मीटिंग होती है और उसके अंदर उनका लीडर को मुंतखब करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। तो वो लीडर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेटअप है। लेकिन यहाँ पर यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पर लोग इन ए वे एक तरीके से प्रेसिडेंट को डायरेक्टली चूज करते हैं। कोई उसका आई मीन सेनेटर्स बेसिस के ऊपर या और दूसरे जो लोग इलेक्टेड होते हैं वो बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेटअप नहीं होता है और प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली जो लोग सिटीजन्स होते हैं यूएस सिटीजन्स, वो जो है सो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो उसका कोई
आपको मेजॉरिटी या माइनॉरिटी जो होता है कांग्रेस के अंदर, यूएस का कांग्रेस के अंदर, उससे उसका ताल्लुक नहीं होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट एक पार्टी का होता है, ठीक है, और आपके यूएस कांग्रेस के अंदर दो चैम्बर्स है, सेनेट और यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसके अंदर दूसरे मुख्तलिफ पार्टियों के मेजॉरिटी हो सकती है। अब पिछले प्राइम एग्जांपल जैसा ट्रम्प जब प्रेसिडेंट अभी है फिलहाल, राइट, जनवरी 20 तक, इनके करंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेनेट रिपब्लिकन कंट्रोल्ड है, लेकिन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेट कंट्रोल्ड है। तो ये अलग अलग पार्टीज कंट्रोल कर रहे हैं यूएस कांग्रेस के चैम्बर्स, बट स्टिल प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट एक तरीके से यहाँ पर है यूएस के अंदर, और सिटीजन्स उसको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। ओके ओके। जिस तरह से यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये बताइए अब आप कि यूएस का इलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसके फीचर्स क्या है, ज़रा बेसिकली बताइए। जी, तो यहाँ पर तकरीबन मेन इलेक्शन होने से पहले, जैसे अब नवंबर में मेन इलेक्शन हुआ यहाँ पर प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए, तकरीबन उससे पहले 1.5 साल पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाता है मेन इलेक्शन के लिए। तो ये होता ये है कि अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर आप डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए आप लड़ रहे हैं, ठीक है, जैसा अब जो बाइडेन जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, तो तकरीबन 1.5 साल पहले वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो प्राइमरी इलेक्शंस पहले होते हैं। तो अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल वो टिकट के लिए मैं लड़ना चाह रहा हूँ एज ए डेमोक्रेट और एज एन एनी पर्सन, आई मीन यू डोंट हैव टू बी एफिलिएटेड, आप पार्टी से जुड़े रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आज़ाद हूँ, मैं कोई मेरा ताल्लुक डेमोक्रेट से नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और ये रिपब्लिकन से नहीं है, लेकिन मगर मेरे को स्टिल मैं डेमोक्रेट पार्टी से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि फिर वो प्राइमरी इलेक्शंस में मैं हिस्सा करता हूँ। उसके अंदर 15 कैंडिडेट हो सकते भी, उसका पूरा नेशन वाइड आई मीन कैंपेन होता है। और वो प्राइमरी इलेक्शंस के अंदर मेनली डेमोक्रेट्स जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट को वोट देते हैं, और जिसके ज्यादा आई मीन अगेन वोट आते हैं, वो जो है सो उभर के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो पार्टी का सामने वो प्राइमरी इलेक्शन शुरू होता है। तकरीबन 6-8 महीने वो प्रोसेस चलता है। और जिस साल में मेन इलेक्शन होता है, जैसे नवंबर में अभी मेन इलेक्शन हुआ, 6 महीने पहले, नवंबर से तकरीबन 6 महीने पहले वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उभर के आ जाता है। फिर वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो भी पार्टी का होता है, जो बाइडेन के केस में मिसाल के तौर पे वो डेमोक्रेट पार्टी का, फिर रिपब्लिकन इनका जो मौजूदा प्रेसिडेंट हो, या उनके यहाँ पर भी मौजूदा प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी कोई दूसरा कैंडिडेट भी चैलेंज कर सकता है रिपब्लिकन के अंदर भी ऑपोजिट। बट नॉर्मली ये देखा गया है जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होता है वही अदर पार्टी का कैंडिडेट होता है। तो ये दो कैंडिडेट के बीच में फिर इलेक्शन होते हैं, और उसका नतीजा आपको नवंबर में पता चलता है। जी, तो ये यूएस के इलेक्शन में मेजर डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? अब जैसे कि इस इलेक्शन में जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है चंद रोज पहले, इसके अंदर एक 4-5 जो बुनियादी चीजें उभर के आई है, और एग्जिट पोल से जो पता चला है लोगों का जो रुझान किस तरफ था, उसमें ये है मेन चीज आपको इकोनॉमी की, लोगों की, नॉर्मली जो रिपल्स दे वोटेड, जो वोट किए हैं वो उनका जो मेन मकसद था कि इकोनॉमी वो अच्छा संभाल सकेगा। और
जॉब्स वगैरह क्रिएट कर और टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स वो थोड़े बहुत लेके आए थे, तो वो बेसिस के ऊपर रिपब्लिकन्स ट्रम्प को वोट दिए हैं। तो इकोनॉमी एक फैक्टर था, और दूसरा फैक्टर कोरोना वायरस का जो हैंडलिंग करे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो बेसिस पर डेमोक्रेट्स उनको काफी नाराज थे, और डेमोक्रेट जो है सो बाइडेन को वोट दिए हैं। लेकिन फिर अगेन ऑपोजिट व्यू है कि रिपब्लिकन्स ट्रम्प को इसलिए भी वोट दिए हैं कि वो ट्रम्प लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे थे पूरे कंट्री को, और वो रूल्स थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे थे, इकोनॉमी को बंद नहीं करना चाह रहे थे। वो बेसिस पे रिपब्लिकन उनको वोट। तो मेन इश्यू रहा इकोनॉमी, जॉब्स भी एक और एक इम्पोर्टेंट इश्यू रहा। ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से तकरीबन एम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई मीन मार्च में काफी लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, लेकिन जब ये जैसे स्टार्ट हुआ पैंडेमिक कोरोना वायरस, अप्रैल में आई थिंक तकरीबन 14% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला गया था। वो हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में यूएस की वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा। तो उससे भी काफी लोगों को फर्क हुआ, तो लोग नाराज रहे, तो डेमोक्रेट को वोट मिला है। और एक इम्पोर्टेंट इश्यू ये रहा रेशियल इंजस्टिस। पिछले चंद महीनों पहले आपको पता होगा कि वो जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। तो उसमें काफी लोगों में नाराजगी पाई गई, और जो लोग रेशियल इंजस्टिस या फिर रेशियल इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, बराबरी में, लोग डेमोक्रेट को वोट दिए हैं, जो बाइडेन को वोट दिए हैं। तो ये तीन चार टॉप इश्यूज रहे हैं इस इलेक्शन में, जो डिसाइडिंग फैक्टर। ट्रम्प इतने कॉन्फिडेंट थे और काफ़ी जो है इंडियन कम्युनिटी को भी वहाँ पर भी इन्वॉल्व किए, इंडिया विजिट करके गुजरात में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम उनका चला। इसके बावजूद ये कैसे हार पाए, कैसे हार गए, और बाइडेन के लिए क्या क्रूशियल था ये जीतने के लिए इलेक्शन? आई मीन अगर आप इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं, इवन तो आई मीन दिखने में ऐसा नजर आया कि ये इंडियन कम्युनिटी के अंदर पॉपुलर है, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े जलसे भी किए हैं। यहाँ पर भी ह्यूस्टन में भी एक काफी बड़ा जलसा किए थे, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इधर विजिट कर रहे थे, तो उनको भी इनवाइट किए थे यहाँ पर, और आप जैसा बताए वो वहां पर भी आए थे इंडिया में। लेकिन ये एक तरीके से वो नजर आया सपोर्ट इंडियन कम्युनिटी का उनको ट्रम्प के लिए। लेकिन मेरे नजर में जब ये इलेक्शन हुए हैं, आई थिंक इंडियन कम्युनिटी और जो प्रोफेशनल्स यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले काम करते हैं, बहुत ज्यादा वर्क वीजास पे, ठीक है, और वर्क वीजास के अंदर आप जैसे आपको जैसा पता है H1 है, H1B ताल्लुक रखने वाले काफी कम्युनिटी के लोग हैं, और ट्रम्प के पॉलिसीज उसके खिलाफ रहे हैं। वो वर्क वीजास को कम करना चाह रहे हैं, और कम भी किए हैं, थोड़े वो रूल्स पास किए हैं, जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी और जो दूसरे प्रोफेशनल प्रॉब्लम हुआ है। उसी से ताल्लुक रखने की चीजें ये थी कि H4B वीजा होता है, जो एग्जाम्पल अगर मैं कोई H1 वीजा पे, H1B वीजा पे और मेरी स्पाउस H4 पे होती हैं, जो डिपेंडेंट, मेरे जितने भी डिपेंडेंट लोग होते हैं वो H4 मिलता है उनको H1 नहीं मिलता है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है H1 के। तो बीच में जब ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो रहा था, वो टाइम पे वो लोग रूल रिलैक्स किए, और H4 वालों को भी जॉब करने की सहूलत दे दिए थे लोग। नॉर्मली H4 वालों को जॉब करने की सहूलत नहीं थी पहले, लेकिन ट्रम्प आया, ट्रम्प आके वो सहूलत खत्म कर दी। ये तो H4
की सहूलत जो थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और उससे काफी अपने इंडियन कम्युनिटी को फायदा हो रहा था, तो वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर, उसकी वजह से जो इंडियन कम्युनिटी के लोग यहाँ पर जो है, जो सिटीजन्स है, जो काफी पुराने लोग हैं, हम्म, आई डोंट थिंक वो उतना ट्रम्प को वोट दिए हैं। अगर आप परसेंटेज देखें हम्म, कि एशियंस तकरीबन 60% एशियंस हम्म। वो बाइडेन को वोट दिए हैं इस इलेक्शन के अंदर। 60%। मोर देन 60%, 60 अप टू 65%। या ओके, ओके। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, इतने ज़्यादा लोग जो है बाइडेन को सपोर्ट किए? H4 इज द अब मेन रीजन। आई मीन, हाँ, H1 वीजाज का भी है, और दूसरे इश्यूज भी है, जैसा एशियंस के अंदर आई मीन चाइनीज भी काफी बड़ी कम्युनिटी है इधर यूएस के अंदर, और वो लोग काफी अरसे से रह रहे हैं। तो हम्म, चाइनीज को आपको पता है, ये ट्रेड वॉर चल रही थी हम्म, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की और चाइनीज गवर्नमेंट की, तो उससे भी चाइनीज काफी मेरा अंदाजा है कि वो नाराज है। तो उसकी वजह से वो ट्रम्प को वोट नहीं देना चाह रहे थे, बाइडेन को हम्म, वोट दिए हैं। और उसके अलावा अब काफी आई मीन एशिया के एशियंस के अंदर मुस्लिम कंट्रीज भी आते हैं, और बाज पॉलिसीज ऐसे रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर थोड़ी नाराज रही है, और थोड़ा उस पॉलिसीज के खिलाफ कुछ लोगों में डर पाया गया है। हम्म। तो ये थोड़े बात है, उसकी वजह से लोग काफी इधर बाइडेन को वोट दिए हैं, एशियन कम्युनिटी के लोग। ओके। तो अब ये जो इंडियन अमेरिकन सोसाइटी है, इनके लिए और इसके अलावा जो इंडिया वाले अमेरिका को माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए बाइडेन के रूल में क्या खुशखबरियां हैं? एक अहम चीज इमिग्रेशन के ताल्लुक से ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ये रहा था कि वो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को खत्म करे। वो हम्म, काफी मर्तबा वो अपने यू नो इंटरव्यूज के अंदर या स्पीचेस के अंदर ये अपनी पॉलिसी को वो जाहिर करे कि भाई मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन हो, हम्म, उसके अंदर फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को खत्म करें। हम्म, तो ये अगर फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को खत्म किया जाता है तो काफी लोगों को उसको जिसके फैमिली बेस्ड आई मीन जिस कल्चर में फैमिली को वैल्यू किया जाता है, तो हम्म। वो वैसे फैमिली काफी फर्क पड़ता है, इफेक्ट हो ओके। सकता है नेगेटिवली, और अपने इंडियन फैमिलीज के लिए भी वो काफी फर्क पड़ सकता है। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का रुझान मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पे नहीं है। वो हम्म, अपने एजेंडा के अंदर साफ तौर पे जाहिर भी करें, अपने जो वेबसाइट्स लोग यहाँ पर बनाते हैं, जब कैंडिडेट होता है नॉर्मली वो लोग का अपना खुद का वेबसाइट लोग बनाते हैं स्पेशल इलेक्शन के वास्ते, और उसके हम्म, अंदर अपने एजेंडा लोग पब्लिश करते हैं। तो उसके अंदर एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स बाइडन जाहिर करें कि वो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को सपोर्ट करेंगे और हम्म। उसको इनकरेज भी करेंगे। ओके। तो उसकी वजह से या काफी अपने इंडिया के लोगों को फायदा हो सकता है ठीक, माइग्रेट होने के लिए। ठीक है। तो इमिग्रेशन के मौके भी खुलेंगे। और इंडियन अमेरिकन सोसाइटी जो वहाँ पर ऑलरेडी है, उनके लिए क्या बाइडेन के ऐलानात है? अब यहाँ उस ताल्लुक से कुछ खास ऐसा मेरे पढ़ने में या एनालाइज करने में आया नहीं, बट हम्म, स्टिल यहाँ पर हेट क्राइम काफी हुआ है। जैसे हमारे सिख कम्युनिटी के भाई लोग हैं, ठीक है, और कोई दूसरे पीपल ऑफ कलर है, उन लोग हम्म, के खिलाफ पिछले चंद सालों में हम्म, 4 साल के अंदर काफी रेसिज्म पाया गया, और डिस्क्रिमिनेशन पाया गया, और कुछ हेट क्राइम भी पाया गया। हम्म, बाज कुछ याद होगा, सिख सिख हजरात के जो गुरुद्वारे वगैरह हैं वहां पर भी अटैक हुए थे।
तो उस ताल्लुक से बाइडन के एजेंडा में ये बात लोग मेंशन किए खास, वो कुछ हेट क्राइम वगैरह को कम करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट वगैरह में कुछ चेंजेस लाएंगे और कुछ लॉस को स्ट्रिक्ट बनाएंगे। ओके। अगर कोई भी हेट क्राइम के अंदर पाया गया तो उनको कभी भी यहाँ पर फायर आर्म्स लेने की जो सहूलतें हैं यहाँ पर आसानी से हर वगैरह खरीद सकता है, वो आई थिंक खत्म करने का प्लान है लोग का, अच्छा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। चंद ओके। चीजें हैं जो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी कर सकेगी। ठीक है। ठीक है। अब मुस्लिम वर्ल्ड के साथ किस तरह से रिश्ते एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बाइडन हुकूमत में? ये बहुत अहम सवाल। आई मीन आई थिंक बाइडन अगेन उनके एजेंडा में ये साफ तौर पे बोलते हैं फलस्तीन और इसराइल दो अलग मुल्क रहे। टू स्टेट में उनका काफी यकीन है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फलस्तीन का जो लोग एड वगैरह बंद कर दिए थे और फलस्तीनियों को थोड़ी मुश्किलात भी हुई थी, तो वो आई थिंक बिल्कुल उसको वापस करेंगे। वो करने का इनका प्लान है बाइडेन। और एक एक इम्पोर्टेंट चीज, अहम चीज काफी लोग के बीच में ये आम हुई थी जब ट्रम्प नया प्रेसिडेंट बने थे। आई थिंक विद इन के अंदर वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को वो ट्रैवल करने से बैन कर दिए थे, इधर यूएस आने से बैन कर, जैसे कि सीरिया से ताल्लुक रखने वाले हैं या सोमालिया के थे और कुछ मुस्लिम कंट्रीज थे, तकरीबन 6-7 कंट्रीज थे, वो बैन कर दिए थे, वो ट्रैवल बैन। वो अभी भी ट्रैवल बैन इफेक्ट में है। तो ये ट्रम्प ने बैन बाइडेन किया था। ट्रैवल बैन ये था कि जैसे कि 6-7 कंट्रीज, जैसे शुरू में ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान और एक 2-3 कंट्रीज के नाम भूल रहे, वो कंट्रीज के ताल्लुक रखने वालों का लोग इधर यूएस को आना बिल्कुल बंद कर दिए थे। फिर ट्रम्प वो हुकूमत में। ट्रम्प हुकूमत, फिर वो ठीक। बात काफी लोगों में प्रोटेस्ट पाया गया, काफी लोग प्रोटेस्ट करे एयरपोर्ट जाके, और वो कोर्ट में भी केस गया। तो उसमें बाद में फिर आई थिंक सूडान को वो लिस्ट में से निकाल दिए और इराक को भी वो लिस्ट में से निकाले। लेकिन आज भी मौजूद, आज एज ऑफ टुडे स्टिल तकरीबन 5-6 कंट्रीज है जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, और उनके लोगों को यूएस ट्रैवल करने से बैंड किया गया है। अभी भी आज वो आ नहीं सकते यूएस के अंदर, ओनली इन सम एक्सेप्शनल केसेस। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डे 1 इनका प्लान है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके जो ट्रैवल बैन अभी मौजूदा है उसको खत्म करेंगे लोग। ये ओके। आई मीन कुछ चंद छोटे मोटे चीजें हैं, वो डायरेक्टली मुस्लिम कंट्रीज को अफेक्ट कर सकती हैं। और एक एक इम्पोर्टेंट चीज मैं ये देख रहा था कि इनका प्लान ये है कि ओआईसी में भी इनका एक कोई रिप्रेजेंटेटिव रखना चाह रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा आई मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कंट्रीज है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करे सो दैट के मुस्लिम कंट्रीज से इनका इंटरेक्शन बढ़े ठीक है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का। ये ठीक। ठीक है। सुना है कि बाइडेन के प्लान में ये भी है कि जो जो भी ट्रम्प के फॉल्टी फैसले थे, फॉल्टी पॉलिसीज थे, ये पूरे पॉलिसीज को रिवर्स करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैं बताया कि वो ट्रैवल बैन, राइट, उसको रिवर्स करने का प्लान है इनका। ओके। और फलस्तीन का एड वापस करने का भी इनका प्लान है। और एक एक प्लान ये मैं रिसेंटली देख रहा था, पढ़ रहा था, मेरे नजरों से गुजरा है। ये ईस्ट जेरूसलम के अंदर एक कॉन्सुलेट खोलना चाह रहे हैं। अब अच्छा। जैसे रिसेंटली ट्रम्प तल अवीव से जेरूसलम में अपनी वो एम्बेसी मुंतकिल करे हैं, राइट, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला था। लेकिन बाइडेन अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि वो डिसीजन को वापस करेंगे। लेकिन उसको कंपनसेट, उसको पूरा करने के लिए इनका प्लान ये है कि वो ईस्ट जेरूसलम में, जहां पर फलस्तीनियन वगैरह ज्यादा उसके अंदर रहते हैं,
वहां पर एक कॉन्सुलेट खोलने का प्लान है। हम्म। तो एक तरीके से वो भी एक डिसीजन रिवर्स करने का प्लान हो रहा है, जो ट्रम्प अपने एम्बेसी को तल अवीव से जेरूसलम लेके गए थे। और थोड़े कुछ एक दो चीजें हैं जो मैं भूल रहा हूँ, वो भी बाइडेन का प्लान है कि उसको रिवर्स करें, जो ट्रम्प ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था। ओके। जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल मानने की भी बात कही गई थी। काफ़ी कॉर्नर से इस बारे में क्रिटिसाइज भी किया गया था। जी, इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ वाजे तौर पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बयान आया नहीं है, हम्म। लेकिन ये बात सही है कि ये बाइडेन टू स्टेट में काफी यकीन करते हैं। हम्म। तो आई थिंक मेरा अंदाजा ये ही है कि जितने भी इनके फ्यूचर में एफर्ट्स होंगे इस बुनियाद पर होंगे कि फ़लस्तीनियों का भी एक अलग स्टेट हो, आई मीन इसराइलियों का भी अलग स्टेट हो, और फ़लस्तीन का जो असल स्टेट है उनका स्टेट रहेगा। आई हम्म। थिंक ये ये लाइन के ऊपर इनका काफी एफर्ट्स रहेंगे फ्यूचर में। ओके। मेक्सिको की दीवार के बारे में बाइडेन ने कुछ कहा है? हाँ, आप अच्छा याद दिलाए हैं। एक डिसीजन जो रिवर्स करने वाले हैं, वो मेक्सिको की वॉल का कंस्ट्रक्शन है। ओके। वो भी डिसीजन को वो रिवर्स करने का प्लान है। इनका कोई प्लान नहीं है कि वो वॉल को बनाएंगे वो। तो अब तक कुछ वॉल का हिस्सा तो बन चुका होगा ना? वॉल का हिस्सा कुछ बन चुका है, मगर तो क्या अभी बर्लिन वॉल की तरह पूरी वॉल गिराई जाएगी? ये देखने की बात है कि वो वाकई वॉल को गिराएंगे या नहीं गिराएंगे। बट एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, आई थिंक नई वॉल बनने से तो रुक जाएगा। ठीक ठीक है। है, आगे और वॉल नहीं बढ़ेगी, हम्म। लेकिन जो बन चुकी है वॉल, वो पता हम्म। नहीं गिरेगी नहीं गिरेगी, वो देखने वाली बात होगी। ओके। ओके। जब ट्रम्प ने गुजरात का सफ़र किया, गुजरात का दौरा किया, तो उन्हें भी वहाँ पर भी एक दीवार दिखाई गई थी। अम, अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार। जी, तो इस बारे में बाइडेन का क्या ख्याल है? आई मीन आई थिंक बाइडन को काफी चीजें इंडिया से ताल्लुक रखने वाली उनको पता है। हम्म। जो इंडिया की जो आई मीन हकीकत है, बट अदर देन दैट आप इंडिया 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 के ताल्लुक से कुछ बात कर रहे हैं, तो उनके एजेंडा में इसका भी वो जिक्र किए हैं कि ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों का जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, वो हम्म। वापस लाए हैं। उनके एजेंडा के अंदर वो मेंशन करे हैं कश्मीर के ताल्लुक से भी। तो ये हम्म। देखने वाली बात होगी, काफी दिलचस्प बात होगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ताल्लुकात इस मामले के ऊपर, खास करके कश्मीर के ऊपर किस तरह के होंगे। लेकिन हम्म। इनके एजेंडा में वो जिक्र किए हैं और बताए हैं कि जो वहाँ पर कश्मीर में जो हाल ही में जो चेंजेस हुए हैं, हम्म। वो उसको पुराने स्टेटस के ऊपर लाना चाह रहे हैं, जब तक चीज़ें पूरी तौर पे सेटल ना हो। ओके। ओके। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बाइडेन जब बराक ओबामा के अंडर में वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनका रिकॉर्ड उतना साफ नहीं था, शफाफ नहीं था। फिर अब जो ये गुड़ी गुड़ी पिक्चर दिखाई जा रही है कि सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव में बदल दिया जाएगा, हम किस हद तक उम्मीद कर सकते हैं? अब बात आपकी सही है। बात चीज़ें काफ़ी ओबामा और बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हुई हैं, जो आई मीन उसके नुकसानात हुए हैं। अ, अब लेकिन ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं वो मेनली प्रेसिडेंट का होता है। तो हम्म। वाइस प्रेसिडेंट का भी बास पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में दखल होता है, नो डाउट, कोई हम्म। शक नहीं है उसके अंदर। लेकिन ज्यादातर जो प्रेसिडेंट होता है हम्म। उसका चलता है। तो ओके। ये उम्मीद की जा सकती है कि अब बाइडेन प्रेसिडेंट होंगे, हम्म। और वो जो जैसा जैसा वो अपने एजेंडा के अंदर चीजें बताए हैं ओके। वो फॉलो करेंगे। तो उम्मीद ही की ठीक। जा सकती है। जी। ठीक है। इस नोट पर के
बाइडन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका इख्तियार उतना नहीं था जितना कि बराक ओबामा का था। ये सारे जो मामला थे बराक ओबामा की वजह से हुए थे। अब चूंकि बाइडन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, पूरे इख्तियारात के हामिल हैं, और जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं, जिस तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं, ये फुलफ़िल करेंगे और सारी दुनिया को एक पुरअमन जो है दौर में लेकर जाएंगे। इस उम्मीद के साथ जनाब नजीब साहब, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीबीएन चैनल से जुड़ने का। टेक्सास से आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और अपने जो है मालूमात से हम सबको नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मौका देने का। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में सारी दुनिया में पुरअमन हो, और ख़ास करके उम्मत मुसलिमान के लिए आने वाला दौर अच्छा रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मौका देने का, इस बहुत बात पर शुक्रिया, मेरी बहुत गुफ्तगू। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जनाब में नजीब साहब, जो कि अमेरिका टेक्सास से हमसे जुड़े थे, और हम इलेक्शन के बारे में, अमेरिका में जो हालिया इलेक्शन हुए और जिस तरह से गैर मुतवक्को नताज सामने आए, और फिर आगे हम क्या तवक्कुआत कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर रोशनी डाल रहे थे। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।